हौसला न छोड़ कर सामना जहान का, हौसला न छोड़ कर सामना जहान का। वो बदल रहा है देख रंग आसमान का, रंग आसमान का। ये शिकस्त का नहीं ये फतेह का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, ओ जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद पीके चंद्रा। ये सॉन्ग आज इसलिए आपके सामने रखना पड़ा क्योंकि कुछ ही दिन पहले हम लोग देख चुके हैं, न्यूज़ में पढ़ चुके हैं कि कुछ युवा जो हैं रोज़गार का इंतज़ार करते करते गलत कदम उठा लिए, कहीं ना कहीं सुसाइड जैसे कहा जाए तो ख़राब कदम को उठा लिए। ये कोई रास्ता नहीं था। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ मुश्किल आता है, उससे लड़ना पड़ता है, उसे पराजित करना पड़ता है। ये कदम कभी भी नहीं उठाना चाहिए। तो आप सभी को हम यही कहना चाहते हैं, जो भी मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं, कि आप कभी भी अपने मन में ये भावना नहीं आने दीजिए। आप ये कभी मत सोचिए कि हमारा मुश्किल सबसे बड़ा मुश्किल है। आप बाहर निकल के देखिए, बहुत सारे मुश्किल है दुनिया में। आपको लगता हो कि हमारा मुश्किल सबसे बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और कभी भी मुश्किलों से जीतने का एक ही रास्ता है, हौसला। आपको हौसला बनाए रखना होगा, फिर आप ज़रूर जीत जाएंगे। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे हम लोग। आज हम लोग का जो टॉपिक है 1909 का एक्ट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक 1773 से लेकर के 1892 का एक्ट तक हम लोग देख चुके हैं और आज 1909 का एक्ट देखेंगे। तो जिस प्रकार से सभी टॉपिक को हम लोग पहले देख चुके हैं, पृष्ठभूमि में उसकी पृष्ठभूमि समझते हैं, इंट्रोडक्शन, उसके बाद देख लेते हैं उसमें क्या क्या बदलाव किए गए थे, और उसके बाद देख लेते हैं इसके महत्व क्या रहेंगे। तो इसको भी हम लोग देखेंगे, आखिर ये एक्ट लाया क्यों गया था, कारण क्या था। सबसे पहले काउजेज जानेंगे हम लोग। तो इसमें कारण जो होगा, जो सबसे पहला कारण होगा, 1892 का एक्ट में कुछ खामी रह गई थी। खामी क्या रह गया था कि जो हम लोग देख रहे हैं कि केंद्रीय विधायिका में जो सदस्य चुने जाते थे, हालांकि नॉन ऑफिशियल के रूप में ही चुने जाते थे, लेकिन उनका निर्वाचन नहीं होता था, हम लोग देख चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये मांग चल रहा था कि अब उनकी निर्वाचन किया जाना चाहिए। हालांकि निर्वाचन का व्यवस्था हम लोग देख चुके हैं 1892 में हो चुका था, लेकिन ये मांग चल रहा था कि प्रत्यक्ष डायरेक्ट निर्वाचन होना चाहिए। ये मांग किया गया। फिर देख सकते हैं कि और क्या था। तो एक चीज़ और जो इस एक्ट का सबसे बड़ा कारण रहा लाने के लिए, 1906 में, याद रखिएगा 1 अक्टूबर 1906 को सर आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम दल जो हैं जा कर के मिलते हैं वायसराय से, और जिनका मांग यही रहता है कि मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचन की व्यवस्था किया जाना चाहिए, निर्वाचक मंडल का व्यवस्था होना चाहिए। हालांकि उस समय वायसराय जो थे मिंटो, इस एक्ट का दूसरा नाम याद रखिएगा मार्ले मिंटो सुधार एक्ट भी है। क्यों? क्योंकि मार्ले उस समय का सचिव था और मिंटो उस समय वायसराय था। सचिव आपको पता है कि सबसे बड़ा पद पे था, जो कि इंग्लैंड में रहा करता था, और वायसराय जो कि भारत में ही रहा करता था, लेकिन सचिव से नीचे ही होता था। तो कभी कभी ये स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज कर जाते हैं कि सचिव कौन था और वायसराय कौन था। तो याद रखिएगा जो बड़ा होगा वो पहले आएगा, यानी कि सचिव बड़ा था तो मार्ले पहले आएगा और मिंटो बाद में आएगा, वायसराय बाद में आएगा। इसी प्रकार से आगे जब आप लोग देखेंगे 1919 का एक्ट देखेंगे तो वहाँ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड होगा, तो वहाँ भी यही आप रूल अपनाइए। मॉन्टेग्यू चूँकि बड़ा था, यानी सचिव पहले आएगा, उसके बाद वायसराय आएगा, यानी चेम्सफोर्ड वायसराय हो जाएगा। तो खैर यहाँ हम लोग समझते हैं अभी। तो मार्ले मिंटो सुधार एक्ट भी कहा जाता है इसको। तो इसमें यही मांग किया गया था, जो मुस्लिम दल वहाँ मिलने गए थे, उनका मांग यही था कि हम लोग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया जाना चाहिए। लेकिन जो वायसराय थे उस समय, अर्थात मिंटो का ये कहना था कि देखिए अभी आपका कोई एक संगठन तो है नहीं, आप ठीक है मिलने चले आए, लेकिन पहले आपका एक संगठन होना चाहिए जिससे कि आप आधिकारिक रूप से इस मांग को रख सकें। तो
तो हुआ कि ठीक है हम लोग एक संगठन बनाते हैं। तो याद होगा आपको 30 दिसंबर 1906, ये डेट जरूर याद रखिएगा आप, 30 दिसंबर 1906, सलीमुल्लाह खां। कौन थे सलीमुल्लाह खां? ये तो सलीमुल्लाह खां जो है ढाका के नवाब थे। ढाका कहाँ? आज बांग्लादेश की राजधानी है। और विश्व में किस लिए आज प्रसिद्ध है? तो आज ये हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा कालीन का, अच्छे क्वालिटी का कालीन यहीं बना करके निर्यात किया जाता है। कल भी ढाका इसके लिए प्रसिद्ध था, आज भी इसके लिए प्रसिद्ध है। खैर आप एक चीज़ और जो भी जानते हो कि बांग्लादेश जूट निर्यात के लिए सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। तो सलीमुल्लाह खां जो है आमंत्रित करते हैं आगा खां को, कहाँ? ढाका में, क्योंकि सलीमुल्लाह खां ही वहाँ के नवाब थे। और वहीं पे 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है। और इसके पहले जो मुस्लिम लीग के जो पहले अध्यक्ष थे वकार उल मुल्क थे। तो अब ये मुस्लिम लीग भी बन चुका था। हालांकि मुस्लिम लीग का जो बनाने का जो प्रमुख उद्देश्य, शुरुआती उद्देश्य था, पहला उद्देश्य तो यही था कि कांग्रेस के कार्यों में हस्तक्षेप करना, अर्थात उसके जो भारत में जो काफ़ी लोकप्रियता बढ़ते चला जा रहा है उस लोकप्रियता को गिराना। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेज़ों के कहने अनुसार बन रहा था। तो दूसरा तो यही हो जाएगा कि अंग्रेज़ों के प्रति राजभक्ति दिखाना। तो पहला आप समझ चुके हैं, पहला क्या था? कांग्रेस की लोकप्रियता को कम करना। दूसरा था कि अंग्रेज़ों के प्रति राजभक्ति दिखाना। और तीसरा जो था राजनीतिक मामले में मुस्लिमों को अधिकार दिलाना और उसका संरक्षण भी करना। तो ये 3 उद्देश्य को लेकर के मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। तो पिछला एक्ट जो हम लोग पढ़ चुके हैं 1892, वहाँ से लेकर के हम लोग को यहाँ तक 1909 के परिदृश्य में देखना होगा क्या क्या बदलाव किया गया था, तभी हम लोग इसको समझ पाएंगे। तो अभी हम लोग कारण में जान रहे हैं, तो कारण में तो ये देख लिए आप। उसके बाद आपको कारण बता देते हैं एक और कि अरुणडेल समिति बनाया गया था। अरुणडेल समिति का जो रिपोर्ट आया था उसके अनुसार यही कहा गया था कि जो बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था वो गलत था और फिर से बंगाल को एक कर देना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो अंग्रेज को ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि लोगों में आक्रोश बढ़ा है और लोग और ज़्यादा एकजुट हुए हैं पहले से। तो अरुणडेल समिति का रिपोर्ट आना, ये सारा काउज जो हम लोग इस पर देखेंगे। 3-4 काउज हम लोग को इस पर देखना है। लेकिन अभी हम लोग सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं, आते हैं बैक से, पृष्ठभूमि समझ करके फिर कारण को लिख लेते हैं। कारण को लिखने के बाद प्रावधान लिखेंगे और फिर इसके महत्व की चर्चा करेंगे हम लोग। तो पृष्ठभूमि समझते हैं। 1892 का एक्ट था। चूँकि 1892 के एक्ट में भी बदलाव करना था, तो बदलाव पहला क्या होगा? बदलाव यही करना था कि आपको जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन की मांग हो रहा था। दूसरा कि केंद्रीय जो परिषद है उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाया जाना चाहिए। बजट पे बहस का अधिकार तो पहले मिल चुका था, लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिलना चाहिए। अनुपूरक प्रश्न किसको कहते हैं? आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका कोई उत्तर दे रहा है, तो उसके काउंटर में कोई प्रश्न पूछना, उसको अनुपूरक प्रश्न कहा जाता है। ये मांग किया गया था। तो 1892 के एक्ट में सुधार के लिए लाया गया था। ये तो काउजेज में हम लोग देखेंगे। पृष्ठभूमि देखते हैं और क्या माहौल बन रहा था। 1896 आपको याद होगा, 1896 बहुत महत्वपूर्ण है। ये कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन बैठा था, जिसके अध्यक्ष हम लोग को पता है कि रहीमतुल्लाह सयानी जी किए थे। तो इस अधिवेशन में ये रखा गया था, पहली बार क्या हुआ था? वंदे मातरम गाया गया था। यानी अब राष्ट्रवाद काफ़ी बढ़ रहा था, हिंदू मुस्लिम एकता काफ़ी डेवलप कर रहा था और ये अंग्रेज़ों के लिए चिंता का विषय था। हिंदू मुस्लिम एकता अंग्रेज़ों के लिए सबसे बड़ी चिंता था। फिर हम लोग देखते हैं लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल हम लोग देखेंगे। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल आपको याद रखना है कि वायसराय या गवर्नर जनरल में सबसे बड़ा अगर किसी का कार्यकाल था तो लॉर्ड कर्जन का था। 1899 से लेकर के हम लोग देखते हैं कि 1905 तक ये रहा था। तो आपको ये भी याद रखना है कि सबसे बड़ा कार्यकाल लॉर्ड कर्जन का रहा। लॉर्ड कर्जन अपने शासनकाल में बहुत अच्छा काम भी किया। जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना इसी के शासनकाल में किया गया। 1904 में भारत विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया, इसी के समय पारित किया गया। और याद रखिएगा भारत में रेलवे चलाने का जो श्रेय दिया जाता है, हम लोग को पता है कि लॉर्ड डलहौजी को।
हम लोग को पता है कि 1853 में 16 अप्रैल 1853 में वो ट्रेन चलवाया था। तो भारत में सबसे पहले ट्रेन चलवाने का श्रेय तो लॉर्ड डलहौजी को जाता है, लेकिन रेलवे का सबसे ज़्यादा विस्तार लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। तो हम लोग देखेंगे, जब कर्जन को पढ़ेंगे तो और भी इसके बारे में जानेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये कुछ प्रमुख फैक्ट हैं, यानी अच्छा काम भी कुछ किया। लेकिन इसके शासनकाल में जो सबसे गलत काम किया गया, जैसे याद होगा लॉर्ड डलहौजी बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन उसके समय में एक काम किया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया था, जिसको हड़प नीति कहते हैं हम लोग। तो इसके शासनकाल में भी एक गलत नीति आया था, जिसको बंगाल विभाजन 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। हम लोग को पता है लॉर्ड कर्जन ने ही घोषणा किया था। क्यों किया गया था? क्योंकि उस समय राष्ट्रवाद काफ़ी बढ़ रहा था और सबसे ज़्यादा राष्ट्रवाद जो है सो बंगाल में बढ़ रहा था। तो यही हुआ कि चलिए दोनों को अलग अलग कर देते हैं, कुछ बांट देते हैं, प्रांतों को अलग अलग कर देंगे, आपस में लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन आज के जैसा नहीं था, इतने साधन नहीं थे कि लोग एक दूसरे से जल्दी मिल भी पाते या फिर इंटरनेट के माध्यम से लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते। तो यही हुआ कि चलिए एक दूसरे को अलग अलग कर देते हैं। ये करने का प्रयास किया गया 1905 में। हम लोग को पता है कि 7 अगस्त को ये लागू भी हो गया था और 16 अगस्त को इसके विरुद्ध में आंदोलन भी किया गया था और राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। और जो मनाया गया था, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन में पता है कि वंदे मातरम पहली नारा लगाया गया, पहली बार गाया तो गया 1896 में कलकत्ता अधिवेशन, और पहली बार यहाँ नारा लगाया गया, वंदे मातरम की नारा दिया गया था। और इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए। वो समझ गया कि अगर इसी प्रकार से अगर चलते रहा तो राष्ट्रवाद काफ़ी बढ़ते चला जा रहा है, जो हमारे शासन के लिए यहाँ से भी उसी प्रकार से हमें बोरिया बिस्तरा बांधना पड़ेगा जिस प्रकार 1776 में अमेरिका से हमारा दाना पानी उठ गया। तो अब ये किसी न किसी प्रकार से राष्ट्रवाद को दबाना चाहते थे। उसके बाद हम लोग 1905 तो बंगाल विभाजन आप समझ गए, और इसके अगेंस्ट में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, ये भी समझ गए आप। अब हम लोग देखते हैं 1906 में क्या हुआ। 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे। दादा भाई नौरोजी के बारे में एक चीज़ आपको पता ही होगा कि दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति भी थे जो ब्रिटिश संसद में चुने गए थे। ये अपना चुनाव फिन्सबरी, ब्रिटेन में ही है, लंदन में फिन्सबरी से अपना चुनाव लड़े थे 1892 में, और ये चुने गए थे। अर्थात ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है आप लोग को पता ही होगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें क्या किए, ये धन निष्कासन का सिद्धांत बताए हैं। तो यहाँ पे क्या था, दादा भाई नौरोजी 1906 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे, और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द की घोषणा की गई थी, स्वराज की मांग की गई थी। याद रखिएगा, स्वराज का, पूर्ण स्वराज का जो मांग होगा 1929 में होगा, और कहाँ होगा, लाहौर अधिवेशन। और ये रावी नदी के किनारे अधिवेशन हुआ था, आगे हम लोग देखेंगे 1929 में, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करेंगे। और यही कारण है कि आगे चल करके 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस कांग्रेस ने मनाया था। यही कारण है कि हमारा जो संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, 26 इसीलिए रखा गया क्योंकि पहली बार हम लोग 26 जनवरी 1930 को ही कांग्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो याद रखिएगा, यहाँ स्वराज की मांग होगा, पूर्ण स्वराज की नहीं, 1906 में। तो जब मांग हुआ, याद रखिए यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि 1906 में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ, दादा भाई नौरोजी जो अध्यक्ष थे, इसमें अध्यक्षीय भाषण को मोहम्मद अली जिन्ना ने पढ़ा था। यहाँ इसलिए चर्चा हो रहा है कि हिंदू और मुस्लिम एकता इस प्रकार से बहुत ही मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े थे। अध्यक्ष वो थे, लेकिन अध्यक्षीय भाषण को पढ़े कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ आपसे, 1906 का अध्यक्षीय भाषण किसने पढ़ा था? अध्यक्ष तो थे, हम लोग को पता है, दादा भाई नौरोजी, लेकिन पढ़े कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये काफ़ी अंग्रेज़ों के आंख में ये चीज़ खटक रहा था, और उनको यही लग रहा था कि अगर इनमें फूट नहीं डाला गया तो यहाँ पे शासन हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हिंदू मुस्लिम एकता में वो दरार डालना चाहते थे। हालांकि अब कुछ आगे चल करके देखें कि कुछ कामयाबी अंग्रेज़ों को मिल रहा है।
1907 का अधिवेशन देख लेते हैं हम लोग। 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में। और इसी में गरम दल और नरम दल में फूट पड़ गया था। आपको याद होगा 1907 की अध्यक्षता जो है रासबिहारी घोष किए थे। तो रासबिहारी घोष जो है इसके अध्यक्ष थे 1907 का सूरत में। और इसी में गरम दल और नरम दल, गरम दल का जन्मदाता हम लोग को पता है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, जिन्होंने ये नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। हम लोग को पता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जेल जाने वाले पहले व्यक्ति भी यही थे। तो इनको हम लोग को ये भी जानते हैं कि 1908 में इनको गिरफ्तार करके इनको मांडले जेल, जो कहाँ है, बर्मा म्यांमार में, वहाँ भेजा जाएगा। और वहीं पे ये जेल में ही पुस्तक लिखेंगे, गीता रहस्य लिखेंगे। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि 1907 में जैसे ही कांग्रेस दो गुटों में बट गया, गरम दल और नरम दल में, तो ये अंग्रेज़ों के लिए बड़ा खुशी का माहौल था। अब वो समझ गए कि चलिए एक काम हमारा और आसान हो गया, क्योंकि ये दो भाग में बट गया। अब अगर किसी मांग को लाया जाता है इनके द्वारा, तो पहले तो हम यही कहेंगे कि आप लोग पहले आपस में सामंजस्य बैठा लीजिए, आपको चाहिए क्या। तो ये अंग्रेज़ों के लिए एक कहा जाए तो अच्छा समय था, जबकि कांग्रेस के लिए और देश के लिए अच्छा स्थिति नहीं था। फिर 1908 में याद रखिए मुस्लिम लीग का जो है एक अधिवेशन कहाँ होता है? अमृतसर में होता है। तो इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी, अर्थात मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल होना चाहिए, जिसका मतलब ये था कि जो क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ से जो उम्मीदवार खड़े होंगे केवल और केवल वो मुस्लिम ही हो सकते हैं। कहा जाता है भारत और पाकिस्तान का बीजारोपण जो है सो यहीं से होना शुरू हो गया। हालांकि 1906 में ये मिंटो से मिल करके मांग कर चुके थे, लेकिन उस आधिकारिक नहीं था। आधिकारिक रूप से ये मुस्लिम लीग अपना अधिवेशन में, ये मुस्लिम लीग का अधिवेशन था, उसमें ये घोषणा कर देते हैं ये। और 1909 में इसे स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि अंग्रेज तो चाह रहे थे, ये अंग्रेज तो चाह रहे थे कुछ ऐसा एक्ट बनाया जाए जिससे कि इन दोनों में, हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पड़ जाए। हालांकि बहुत सारे ऐसे राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता थे जो इस चीज़ का विरोध कर रहे थे, और आगे चल करके देखिएगा आंदोलन भी चलाएंगे वो, और फिर ये दोनों एक भी हो जाएंगे। देखेंगे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों 1916 में मिल भी जाएंगे लखनऊ अधिवेशन में। लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है सो अंग्रेज़ों का जो मंशा था वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा था धीरे धीरे। और यही कारण है कि 1909 में एक्ट को लाया गया जिसका नाम पड़ा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, या मार्ले मिंटो सुधार एक्ट कह सकते हैं इसको लाया गया इसको। अब इसको हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले कारण देखेंगे, फिर प्रावधान देखेंगे और फिर महत्व को लिखेंगे। अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप कारण लिखिए, कारण में क्या क्या था। तो कारण में देखेंगे कारण में देख लेते हैं हम लोग। तो पहला कारण में हम लोग को देना है 1892 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। कमियों को दूर करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। सेकेंड में हम लोग देख लेते हैं अरुंडेल कमेटी की सिफारिश। सिफारिश आपको हम बता चुके हैं कि सिफारिश में क्या कहा गया था। बंगाल विभाजन का विरोध किया गया था और कहा गया था कि फिर से बंगाल को एक कर देना चाहिए। ये अरुंडेल कमेटी की सिफारिश थी। फिर देख लेते हैं हम लोग और क्या किया गया था। बढ़ते राष्ट्रवाद पर अंकुश लगाने के लिए
फिर और देख लेते हैं हम लोग क्या किया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा पृथक यानी अलग अलग पृथक निर्वाचक मंडल को लागू किए जाने को लाने की मांग के कारण अलग मुस्लिम लीग द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल की मांग लाने की मांग किया गया था, वो भी एक कारण रहा था। तो ये हम लोग का जो है सो काफ़ी महत्वपूर्ण कारण रहा। ये आप लोग कारण के रूप में देख सकते हैं। कारण हम लोग पहले समझ चुके हैं इसको, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसको हम लोग इसमें प्रावधान क्या क्या किया गया इसको देखेंगे फिर हम लोग। अब हम लोग देखेंगे प्रावधान। तो हम लोग देख लेंगे, अब प्रावधान को देखेंगे हम लोग। प्रावधान को देखेंगे अब हम लोग क्या क्या प्रावधान इसमें किया गया। तो केंद्रीय विधान परिषद में हम लोग देख लेते हैं पहले क्या क्या प्रावधान किया गया। केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद में केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। अब संख्या कितना किया गया, देखिए पहले कितना संख्या था, हम लोग को पता है कि पहले 12 से 16 का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब कितना कर दिया गया। ये अब जो किया गया, याद रखिए यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि टोटल 69 किए गए। 69 में आपको देख लेना है कैसे कैसे किया गया था। $69 में याद रखिए कि 69 में आपको 60 यहाँ पे देख लेना है कि 60 निर्वाचित प्लस मनोनीत 60 सदस्य थे ये, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों मिला करके थे, और प्लस क्या किया गया 9 को जो है सो ये पदेन सदस्य थे, पदेन सदस्य थे। अब आपके मन में उठ रहा हो कि पदेन सदस्य क्या होता है, तो याद रखिए पदेन सदस्य आपको बताते हैं, जैसे कि नीति आयोग आप जानते होंगे, NITI नीति आयोग। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, अर्थात भारत के प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अर्थात जो व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा भारत का, वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा, इसी को पदेन अध्यक्ष कहते हैं। अगर वो प्रधानमंत्री के पद से आज हट जाते हैं तो साथ ही साथ नीति आयोग के अध्यक्ष भी नहीं रह गए। जैसे पहले हम लोग को पता है प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग के भी अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री ही होते थे, पदेन अध्यक्ष होते थे, तो पदेन अध्यक्ष। और जैसे आप उपराष्ट्रपति को पता ही है कि उपराष्ट्रपति भी राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी जब तक वो उपराष्ट्रपति के पद पर हैं तभी तक वो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। अगर उपराष्ट्रपति के पद को छोड़ देते हैं तो राज्यसभा के अध्यक्ष भी नहीं रह जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ याद रखिएगा पदेन अध्यक्ष, तो पदेन सदस्य। तो अब 60 में देखिए क्या क्या बटा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए 60 में कैसे कैसे बटा हुआ था, निर्वाचित सदस्यों में कैसे कैसे बटा हुआ था।
तो निर्वाचित में याद रखिए कि पहले तो आप जान लीजिए कि 27 सदस्य जो हैं सो निर्वाचित होते थे, ठीक है। और 27 में आपको याद रखना है कि 27 में कैसे कैसे बटे हुए थे। तो इसमें 8 मुस्लिम थे, प्लस और क्या थे, 4 व्यक्ति जो थे ब्रिटिश पूंजीपति थे, ब्रिटिश पूंजीपति, प्लस और क्या थे, तो 2 जमींदार थे, प्लस और क्या थे, तो 13 सामान्य थे, यानी 13 जनरल कैटेगरी से चुने जाते थे। तो ये 27 में भी याद रखिए 27 जो निर्वाचित थे, इस प्रकार से ये बटा हुआ था। और हम लोग को पता है कि मनोनीत सदस्यों की संख्या कितना था, तो मनोनीत सदस्यों की संख्या 33 था, और प्लस हो जाता है पदेन 9 हो जाता है। तो हम लोग जोड़ लेते हैं, 9 3 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 9 और 1 3 2 5 1 6 69 हो जाता है। तो इस प्रकार से ये बटे हुए थे, हम लोग देख सकते हैं। और याद रखिएगा 69 में एक चीज़ आपको और याद रखना है कि 69 में ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल कितने थे, तो ये भी आपको याद रखना है कि 37 जो है सो ऑफिशियल थे, और बाकी जो है यानी कि हम लोग देख सकते हैं 32 नॉन ऑफिशियल। इस रूप में ये बटे हुए थे। तो 69 में सबसे पहले आपको याद रखना है 37 हो जाएंगे ऑफिशियल। ऑफिशियल आपको बता दिया गया है, ये केवल वही होते थे जैसे ब्रिटिश जो सरकारी अधिकारी होते थे, जो ऊंचे ऊंचे पद पर आसीन होते थे, वो लोग होते थे। और नॉन ऑफिशियल में हम लोग को पता है कि ये कोई अधिकारी नहीं होते थे, सामान्य लोग भी अति होते थे, और साथ साथ इसी में भारतीयों को नॉन ऑफिशियल में ही जगह दिया जाता था। और भी आप याद रखिए जो 60 सदस्य इसमें होते थे, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल दोनों मिला करके जो 60 सदस्य होते थे, इसमें से 27 निर्वाचित होते थे। और 27 में आपको याद रखना है कि इसमें भी बटे हुए थे। यही तो है पहली बार मुस्लिमों के लिए अलग प्रावधान किया गया, यहाँ बांटा गया। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे बांटा गया अलग, इनके लिए 8 सीट जो है रिजर्व कर दिया गया। 4 सीट जो है ब्रिटिश पूंजीपति के लिए, और 2 सीट जो जमींदार यहाँ के होते थे उनके लिए, और साथ ही साथ 13 सीट जनरल रखा गया, उस पर कोई भी चुना जा सकता है। इस प्रकार से बांटा गया। तो आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा बदलाव था, इसको आप जरूर अच्छे ढंग से नोट डाउन कीजिएगा। फिर देखते हैं हम लोग और क्या किया गया। देखिए फिर चुनाव जो है अभी भी अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा ही होता था। अभी भी चुनाव क्या था, अप्रत्यक्ष प्रणाली, अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा। लेकिन कैसे होता था ये देख लीजिए आप। सबसे पहले स्थानीय निकाय, जिसको आप पंचायती, आज के समय पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, यानी कि लोकल समझते हैं, लोकल गवर्नमेंट। तो स्थानीय निकाय ये किसको चुनते थे, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये चुनते थे निर्वाचन परिषद के सदस्य को, निर्वाचन परिषद के सदस्य को। और फिर ये निर्वाचन परिषद के सदस्य किसको चुनते थे, तो प्रांतीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद, विधान परिषद के सदस्य। ये सदस्यों की संख्या अलग अलग था, कहीं 50 कहीं 30 भी मिलते हैं, देखिएगा। और उसके बाद ये लोग किसको चुनते थे, तो ये देख लीजिए, ये केंद्रीय विधान, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य। ये प्रावधान था, आप इसको अच्छे ढंग से देख करके इसको लिख सकते हैं आप इसको। और ये क्रम जरूर याद रखिएगा कैसे ये अप्रत्यक्ष प्रणाली में कैसे चुनाव होता था। स्थानीय निकाय निर्वाचन परिषद के सदस्य को चुनता था, निर्वाचन परिषद के सदस्य प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य को चुनते थे, और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य को चुनते थे। तो ये आपको ये क्रम याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग।
अब देखिए प्रादेशिक चुनाव के लिए हम लोग देख सकते हैं व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। तो ये देख लेते हैं, ये दो तरीका से रखा गया। एक तो रखा गया कि साधारण लोग होंगे और अपनाया गया, 3 भागों में अपनाया गया। एक साधारण हो जाएगा और एक कौन हो जाएगा, वर्ग विशेष के लोग होंगे, जिसमें आप कह सकते हैं कि मुस्लिम वर्ग के लोग हो जाएंगे यहाँ पे। और एक और कौन हो जाएंगे, तो व्यावसायिक संघ, जिसमें कौन कौन, व्यावसायिक संघ हो जाएगा, फिर जमींदार हो जाएगा, और फिर विश्वविद्यालय जो था, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के लोग हो जाएंगे। ये जो है सो चुनाव यहाँ पे और व्यवस्था किया गया कि प्रादेशिक चुनाव में जो होगा इस प्रकार का व्यवस्था अपनाया जाएगा। प्रादेशिक चुनाव में याद रखिएगा, ये प्रादेशिक चुनाव में ये व्यवस्था अपनाया गया था। तो ये आपको देखना है, लिख लीजिए इसको भी। और देख लेते हैं और क्या प्रावधान किया गया था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये तो आप खुद ही बता सकते हैं कि अगला पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, कि इसी एक्ट के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई। याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इस एक्ट से कहा जाए तो इस एक्ट से बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस लाइन में आपको विशेष फोकस इस पे रखना है आपको। और देख लेते हैं, याद रखिए, साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि दोहरा मताधिकार भी हो गया। दोहरा मताधिकार मतलब तो आप समझ सकते हैं, दोहरा मताधिकार एक तो मुस्लिम वर्ग के लिए रखा गया और एक साधारण लोग यहाँ करेंगे। एक तो हम लोग को पता है कि व्यावसायिक अलग थे, लेकिन यहाँ पे अगर कहा जाए तो 2 मुख्य रूप से रखे गए। इसको भी आप जरूर लिख लीजिए। और क्या, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और किया गया, चूँकि यहाँ पे अंग्रेज़ों का नीति यही था कि मुस्लिमों को अपनी तरफ मिलाए रखना है, इसलिए यहाँ ये भी किया गया कि इनके निर्वाचन में, मुस्लिमों के निर्वाचन में योग्यता का मापदंड हिंदुओं से कम रखा गया। इसका मतलब ये है कि कम ये रखा गया क्योंकि उस समय वोटिंग सभी लोग नहीं करते थे। उस समय वोटिंग वही लोग कर सकते थे जो एक निश्चित आय जो है, यानी कि टैक्स कह सकते हैं, जो ब्रिटिश सरकार को टैक्स पे करते थे। सभी को मताधिकार अभी नहीं मिला था। तो लेकिन यहाँ पे मुस्लिमों के लिए एक सॉफ्ट नीति अपनाया गया कि जो हिंदुओं से कम भी टैक्स पे कर रहे हैं उनको भी यहाँ पे मताधिकार दिया गया। इनके लिए ये किया गया था क्योंकि अभी वो इनको अपने साइड में मिलाए रखना चाहते थे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता को यहाँ तोड़ देना था। इसलिए कहा गया कि योग्यता का मापदंड ये है कि हिंदू से जो कम भी पे कर रहे हैं, आप लोग टैक्स पे कर रहे हैं, फिर भी आपको मताधिकार दिया जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये बीजारोपण हो रहा था कहीं ना कहीं। और हम लोग देख सकते हैं कि और क्या किया गया प्रावधान में। तो और जो प्रावधान में किया गया, बजट पर बहस, सुझाव
व संशोधन, बजट पर बहस, सुझाव व संशोधन का अधिकार दिया गया। तो बजट पर बहस, सुझाव और संशोधन का अधिकार दिया गया, तो किसको दिया गया? स्वाभाविक सा बात है कि नॉन ऑफिशियल में ही भारतीय होते थे केंद्रीय विधायिका में। तो केंद्रीय विधायिका में यानी केंद्रीय परिषद में जो दिया गया, बजट पे आप बहस कर सकते हैं। पहले भी बजट पे हम लोग देख सकते हैं कि बहस करने का अधिकार, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। अनुपूरक मतलब क्या होगा? अनुपूरक मतलब होगा, पहले बता चुके हैं कि पूछे गए प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नहीं होना, फिर उस पर क्वेश्चन पूछना। तो हम लोग देख सकते हैं लोकहित के विषय पर तो लोकहित के विषय पर प्रस्ताव पेश करने तथा उस पर चर्चा का अधिकार मिला। और साथ ही साथ तो बजट पर बहस और सुझाव संशोधन का, यहाँ पे आप एक नोट और लिख सकते हैं। आप यहाँ पे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अधिकार मिला। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। और देख लेते हैं। और तो ये हम लोग को पता है कि देखिए 1861 के एक्ट के तहत क्या प्रावधान किया गया था। तो 1861 के एक्ट में यही किया गया था कि 3 भारतीयों को चुना गया था। हम लोग देख रहे थे, लिख चुके हम लोग। तो 3 भारतीय कौन कौन थे? ये बनारस का राजा, पटियाला का महाराजा और सर दिनकर राव थे। 3 व्यक्ति को चुना गया था, केंद्रीय परिषद में चुना गया था, नॉन ऑफिशियल में चुना गया था। 1892 में क्या किया गया? 1892 में उनको प्रश्न पूछने का हम लोग को पता है अधिकार मिला, लेकिन अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। जैसे कि अगर वो कोई प्रश्न पूछ दिए, उसका उत्तर मिल गया, सही मिला गलत मिला, वहीं रुक जाना है। लेकिन इस एक्ट में क्या किया गया? अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया कि उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो फिर प्रश्न पूछिए आप। ये प्रश्न मिला। हालांकि अभी भी बजट पे याद रखिएगा, यहाँ वोटिंग राइट्स नहीं मिला, वोट करने का अधिकार नहीं था। आगे देखते हैं और क्या दिया गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि भारतीय भी पहली बार भारत परिषद, ये कहाँ था? भारत परिषद याद रखिएगा इंग्लैंड में था। ये इंग्लैंड में था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो हम लोग को पता है कि इसके अध्यक्ष जो है सो कौन होता था? सचिव होता था। जो भारत राज सचिव होता था वही इसका अध्यक्ष होता था। और ये हम लोग को पता ही है कि ब्रिटेन में रहता था। और तथा वायसराय, तो पहली बार भारत परिषद में सदस्य चुने गए। 2 सदस्य चुने गए थे। कौन कौन थे? केसी गुप्ता, यहाँ पे लिख लेते हैं। भारत परिषद में 2 सदस्य चुने गए थे, केसी गुप्ता। और 1 सदस्य और चुने गए थे, सैयद हुसैन बिलगामी। याद रखिएगा, भारत परिषद का बात हो रहा है, वायसराय का परिषद में नहीं। वायसराय के परिषद में कौन चुने जाएंगे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा चुने जाएंगे, याद रखिएगा, जो कि बार बार प्रश्न पूछता है। लेकिन ये बात हो रहा है भारत परिषद, जो कहाँ था? इंग्लैंड में। यहाँ 2 भारतीय, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलगामी जी को चुना गया था। याद रखना है। अब यहाँ पे जो बार बार आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, उसको भी देख लीजिए। ये है कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में पहली बार किसी
किसी भारतीय के रूप में याद रखिएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, प्रसाद की जगह कहीं प्रसन्ना भी लिखता है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य के रूप में चुना गया था, विधि सदस्य के रूप में चुना गया था। याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये। वायसराय की कारनी परिषद में पहली बार कोई भारतीय चुने गए थे, याद रखिएगा, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और कभी कभी पूछ दे रहा है, डीप में जा रहा है तो, कि किस रूप में इनको चुना गया था, तो विधि सदस्य के रूप में इनका चुनाव हुआ था। याद रखना आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, अब इस एक्ट के बारे में, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट के बारे में जो प्रमुख कथन कुछ कहे गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ये पहला कथन तो लॉर्ड मिंटो का है। मिंटो कौन था? उस समय का वायसराय था। तो मिंटो क्या कहता है कि ये सुधार ब्रिटिश राज्य को सुरक्षित तो नहीं कर देगा, लेकिन इससे भारतीयों को भी कोई खास फायदा लाभ नहीं होने वाला है। खुद वो बनाया, लेकिन वो जान रहा था कि इससे भारतीयों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। कुछ ऐसा प्रावधान नहीं किया गया जिससे कि भारतीय ज़्यादा लाभान्वित होंगे। ये खुद कौन कह रहा है? मिंटो। और साथ ही साथ मिंटो का ही एक स्टेटमेंट और है इस एक्ट के बारे में, 1900 एक्ट के बारे में ये भी कहा है कि हम इस एक्ट के माध्यम से ऐसा पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करके, यानी अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करके मुस्लिमों के लिए ऐसे नाग के दांत, याद रखिएगा, नाग के दांत बो रहे हैं जिसका परिणाम आगे चलकर कालांतर में बड़ी भीषण होने वाला है। और हम लोग देख चुके भीषण हुआ भी, क्योंकि
पाकिस्तान का बीजारोपण इसी 1909 के एक्ट में ही माना जाता है। तो ये जो उस समय कहा था ये हुआ भी। ये कहा था कि हम ऐसे नाग के दांत बो रहे हैं जिसका परिणाम कालांतर में आगे चलकर बड़ी भीषण होने वाला, हुआ भी। तो ये दो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं और किसने क्या कहा। मार्ले मिंटो सुधार एक्ट ने लोकतंत्र को मार डाला। लोकतंत्र को मार डाला। ये कौन कहे हैं? ये कहें के.एम. मुंशी। याद रखिएगा ये कहने वाले कौन हैं, ये किनका स्टेटमेंट है? ये के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी। तो के.एम. मुंशी का पूरा नाम आपको पता ही है, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। उनका स्टेटमेंट क्या था? मार्ले मिंटो सुधार एक्ट ने लोकतंत्र को ही मार डाला। लिखिएगा इसको, कौन कहें? के.एम. मुंशी। अगला फिर देखते हैं हम लोग और क्या प्रावधान किया गया, और देखते हैं हम लोग। इसका प्रभाव ठीक उसी प्रकार से है, इसका प्रभाव ठीक उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार से कैंसर धीरे धीरे शरीर को विनष्ट कर देता है। इस एक्ट के बारे में कौन कहे? ये कहना है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी चर्चा करते हैं हम लोग इस पे। और फिर एक और लिखना है जो कथन है जो बहुत महत्वपूर्ण है। मार्ले मिंटो सुधार ने ही हमारा सर्वनाश कर दिया। ये किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का। तो ये स्टेटमेंट किनका है? तो ये स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं? इसका प्रभाव ठीक उसी प्रकार से हुआ जिस प्रकार से कैंसर धीरे धीरे शरीर को मार डालता है, उसी प्रकार से इस एक्ट का प्रभाव दूरगामी प्रभाव पड़ा। ये बहुत बड़ा बात कहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं? इस एक्ट ने ही हमारा सर्वनाश कर दिया, अर्थात आगे चल करके बंटवारा के लिए इसी को जिम्मेवार माना गया। और ये था भी, क्योंकि खुद ये मिंटो कहा है कि हम ऐसे नाक के दांत बो रहे हैं जिसके बड़ी भीषण परिणाम आगे चल करके दिखाई पड़ेगा, दूरगामी। तो ये स्टेटमेंट से समझ सकते हैं आप। तो इसके महत्व को लिखना है, और महत्व को कैसे लिखेंगे, इसका महत्व क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले पॉजिटिव में आइए। तो पॉजिटिव में क्या हुआ? सबसे पहला पॉइंट तो आप यही चीज़ देख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखना है महत्व में कि सबसे पहले तो ये क्या है कि केंद्रीय परिषद जो है उसमें विस्तार किया गया, वायसराय की केंद्रीय परिषद में विस्तार किया गया, और सदस्यों की संख्या 12 से 16 हुआ करती थी उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 69 कर दिया गया। हालांकि 9 इसमें पदेन होते थे, 60 जो होते थे उसमें निर्वाचित, 27 और 33 हम लोग पता है मनोनीत होते थे। तो सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया गया केंद्रीय परिषद में। दूसरा क्या होगा? दूसरा ये हो कि पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में स्थान दिया गया। और पहले व्यक्ति कौन थे ये? तो पहले व्यक्ति थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे ये, जिनको ये स्थान मिला। और क्या? तो बजट पे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ये भी बहुत पॉजिटिव रहा ये।
कि चलिए बजट पे आप अनुपूरक प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं इस पे आप, लेकिन महत्व तो और भी आप देख सकते हैं, बहुत सारा महत्व, लेकिन और इसका अगर कहा जाए निगेटिव क्या हुआ तो निगेटिव तो बहुत सारा हुआ। ठीक है, उसका विस्तार किया गया, सदस्यों का विस्तार किया गया, लेकिन अभी भी वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया, किसी भी विधेयक पर भारतीयों को वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया। अगर थोड़ा बहुत कहीं देने का बात भी हुआ तो ये नाम मात्र का था, और मेन चीज़ बजट पे तो नहीं दिया गया। और दूसरी चीज़ कि बजट पे अनुपूरक प्रश्न तो आपको पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन फिर वही बात हुआ, आप जब इसमें मतदान ही नहीं कर सकते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ। तीसरा चीज़ जो सबसे बड़ा हानि हुआ, 1909 के एक्ट के तहत क्या किया गया, हिंदू और मुस्लिम एकता को बांटने के लिए मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, जिसको आप कह सकते हैं कालांतर में भारत के बंटवारे के रूप में इसको देखा जा सकता है। तो ये तो खैर बहुत ही बड़ा ये भारत का नुकसान था, और खुद ये मिंटो खुद कहा है स्टेटमेंट में कि नाक के दांत बो रहे हैं। तो महत्व तो आप इसका खुद भी अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। तो इस एक्ट को पूरा क्लियर करने का कोशिश हम किए हैं, और हमको पूरा विश्वास है कि इस एक्ट को अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो इस एक्ट में न सिर्फ पीटी बल्कि मेंस के लिए भी आपका ये बहुत कारगर साबित होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।